नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ET पर। हमने कल जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ी। बायोलॉजी के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था जीवधारियों का वर्गीकरण और उनका नामकरण। आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कल हमने जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया और उनका नामकरण कर चुके हैं। अब जीवधारी बनने किससे होते हैं? कोशिका से। तो अपन कोशिका के बारे में आज जानेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। कोशिका क्या है? प्रत्येक जीव के लिए एक सूक्ष्म इकाई है, उसी को अपन कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। उसकी एक किसी जीव में एक कोशिका भी हो सकती है, एक से अधिक कोशिकाएं भी हो सकती है। इस सूक्ष्म इकाई को ही अपन कोशिका, जो सबसे छोटी इकाई है जीवों के अंदर, उसे अपन कोशिका का नाम देते हैं। यह जीवों की संरचना की आधारभूत इकाई है और इसी के द्वारा अपनी सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। अगर एक कोशिका है उसके अंदर, तो उन जीवों को अपन क्या कह देंगे? एक कोशिकीय जीव। और एक से अधिक कोशिका है तो उनको कह देंगे अपन बहुकोशिकीय जीव। कोशिका क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम इकाई जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और इसी से क्या, यही आधारभूत संरचना है। इसी से उनकी आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। इसी से उनके अंदर क्या क्रियाएं हो रही है, इनका अपन पता करते हैं। कोशिका को पढ़ने के लिए जीव विज्ञान के अंतर्गत एक अलग से शाखा ही बना दी गई है, जिसे अपन कहते हैं कोशिका विज्ञान, जिसमें अपन कोशिका के अंदर के संगठनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अपन उसमें डिटेल में अपन कोशिका के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका की खोज खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की, या फिर कोशिका शब्द कैसे बना है? कोशिका शब्द लैटिन भाषा के कोश शब्द से बना है। कोशिका शब्द, कोशिका किससे बना है? कोश या कोशा। इसे इकाई का शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कोशा शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, एक छोटा सा कक्ष है, जैसे ऐसा। तो इसे अपन क्या कहेंगे? कोशा। इसी को कहते हैं एक सूक्ष्म कक्ष। इसी से अपन की किसकी उत्पत्ति हुई? कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किस शब्द की? कोशा शब्द से, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है एक सूक्ष्म कक्ष या कण। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते अपन। कोशिका के अंदर के संगठनों के बारे में किसने बताया? अब कोशिका के अंदर भी कुछ पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। कोशिका है तो उसके अंदर कुछ होगा, जैसे द्रव वगैरह हो सकते हैं। तो उनके बारे में अपन को किसने बताया? ल्यूवेन हॉक ने। कब बताया? किसने बताया? ल्यूवेन हॉक ने। किसके बारे में बताया? कोशिका के संगठन। कोशिका का संगठन मतलब उसके अंदर कौन कौन से द्रव पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसके बारे में किसने बताया? ल्यूवेन हॉक ने। कब? 1674 में। 1665 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब 1674 में ल्यूवेन वैज्ञानिक हुए बायोलॉजी के, उन्होंने कोशिका का संगठन बताया, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। केंद्रक की खोज। कोशिका के अंदर, कोशिका है उसके अंदर एक केंद्रक होता है अपना। उस केंद्रक की खोज किसने की? उस केंद्रक की खोज किसने की? 1831 में केंद्र की खोज की 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक बायोलॉजी के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की और केंद्रक के बारे में हम लोगों को बताया। ठीक है, अब चलते हैं जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे अपन जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अपन उसके बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक कोशिका के अंदर एक तरल अवस्था में पाए जाने वाला द्रव है, जिसकी खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन एक बायोलॉजी वैज्ञानिक है, उन्होंने की। डुजार्डिन पर सबसे पहले इसका नाम अपन को पुरकिंजे ने बताया। पुरकिंजे ने नाम कर, डुजार्डिन ने खोज की, पर इन्होंने इसका नाम जीव द्रव्य नहीं रखा। नाम किसने रखा? पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे वैज्ञानिक, उन्होंने इसको नाम दिया। नामकरण किसने किया? पुरकिंजे वैज्ञानिक, उन्होंने इसका नामकरण किया। उन्होंने बताया
कि यह अर्धतरल दानेदार पदार्थ होता है। अर्धतरल भी होता है मतलब ना पूरा लिक्विड होगा ना पूरा ठोस होगा, आधा तरल आधा ठोस होगा, अर्धतरल होगा और दानेदार, इसमें दाने भी पाए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे कण के रूप में ये कोशिका के अंदर उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पर पुरकिन जी ने नामकरण किया 1839 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अपने वैज्ञानिक मैक्स सुल्ज। इन्होंने बताया, अभी तक अपन को पता था कि जंतु में कोशिका पाई जाती है, पर मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया अपन को। 1861 में मैक्स सुल्ज एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बताया कि पादपों का शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पादपों का शरीर में, पादपों में भी कोशिकाओं के बारे में बताया। पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। इनके बाद अपन को पता चल गया कि सभी जीवधारी में कोशिकाएं पाई जाती है। अभी तो जंतुओं में, अब पादपों में भी कोशिकाओं का वर्गीकरण कर दिया है इन्होंने। अब चलते अपन आगे। मैक्स सुल्ज ने एक और बात वैज्ञानिक मैक्स सुल्ज नहीं थे, स्लाइडेन थे। वैज्ञानिक थे अपने स्लाइडेन ने बताया कि 1838 में स्लाइडेन ने बताया कि पादपों के शरीर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1855 में एक और वैज्ञानिक हुए, 1855 बिरचो। इन्होंने कोशिका के निर्माण में बारे में बताया। 1855 में वैज्ञानिक हुए, जीव वैज्ञानिक एक बिरचो। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पुरानी कोशिकाएं जो पहले से उपस्थित है उनसे होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पहले से उपस्थित जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आएंगे अपने वैज्ञानिक मैक्स सुल्ज 1861 में आए वैज्ञानिक मैक्स। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म मत दिया। प्रोटोप्लाज्म मत मतलब जीव द्रव्य के बारे में इन्होंने एक मत दिया कि जीव द्रव्य के अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य के अंदर एक केंद्रक होता है। अब आगे चलते हैं अपन गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय की खोज किसने की? केमियो गोल्जी ने गोल्जी काय के बारे में बताया। गोल्जी काय किसमें? जैसे अपन ने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, उनमें गोल्जी काय की अनुपस्थिति होती है। यूकैरियोटिक में गोल्जी काय पाया जाता है। उसी गोल्जी काय के बारे में केमियो गोल्जी ने हमें बताया। किसने बताया? केमियो गोल्जी। किसके बारे में? गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय के बारे में अपन को केमियो गोल्जी ने बताया। अब केंद्रिका का विभाजन मतलब कोशिका का विभाजन, केंद्रिका नहीं कोशिका का विभाजन किसने किया? कोशिका के बारे में अपन को पता चल गया। अब कोशिका को डिवाइडेशन किया गया, किसने किया? फ्लेमिंग और क्रोमेटिन। फ्लेमिंग और क्रोमेटिन दो वैज्ञानिक हुए, फ्लेमिंग और क्रोमेटिन। इन्होंने कोशिका विभाजन किया, कोशिका विभाजन। ठीक है दोस्तों, कोशिका विभाजन किसने किया? फ्लेमिंग और क्रोमेटिन ने 1890 में कोशिका का विभाजन इन्होंने कर दिया। इसके बाद आए अपने वैज्ञानिक फेलिक्स फोंटाना। इन्होंने 1774 में केंद्रिका की खोज की। 1774 में 1774 में किसकी खोज की? 74 केंद्रिका की खोज। केंद्रिका की खोज की 1774 में फेलिक्स फोंटाना ने। उसके बाद आए अपने वाल्डेयर, जो इम्पोर्टेंट है वाल्डेयर। इन्होंने गुणसूत्र के बारे में बताया। गुणसूत्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। जी वाल्डेयर आए अपने 1888 में अपने वाल्डेयर इन्होंने गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में बताया कि इन्होंने नामकरण किया। गुणसूत्र क्या होते हैं ये सब इन्होंने नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन जानते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट या इसको बोलते हैं पर्णहरित।
हरित या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसके बारे में अपन को बताया 1883 में स्किम्पर ने। स्किम्पर एक वैज्ञानिक हुए, स्किम्पर 1883 में इन्होंने अपन को पर्णहरित के बारे में बताया। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बस इनकी खोज कब हुई और किसने की अपन को याद रखना, यही अक्सर एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। राइबोसोम, इसकी खोज पेलेड ने की, मतलब इसके बारे में अपन को पेलेड वैज्ञानिक ने बताया 1955 में। 1955 में। अब बात करते हैं अपन लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज की डी डबे ने 1958 में। 1958 में डी डबे ने। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट खोज है जिनको अपन को बस याद रखना है, इनके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन को बताया किसने? रिचर्ड अल्टमैन ने बताया। सबसे पहले अपन को माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया? रिचर्ड अल्टमैन ने। लेकिन उन्होंने इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, इन्होंने इसको बोला था बायोब्लास्ट। क्या बोला था? बायोब्लास्ट। डी अल्टमैन ने इसको बोला था रिचर्ड अल्टमैन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया बायोब्लास्ट। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया बायोब्लास्ट नाम दिया। 1890 में। फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं अपने बेंडर। कब दिया इन्होंने? 1897-98 में। 1897 बेंडर एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया 1897-98 और इसने इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। इससे पहले इसको किस नाम जाना गया था? बायोब्लास्ट। और किसने कहा था? रिचर्ड अल्टमैन ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्या हो, कोशिका की आकृति कैसी होती है, उसका शेप एंड साइज के बारे में अपन जानते हैं। कोशिका का शेप एंड साइज कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका का आकार और आकृति के बारे में अपन जानेंगे, शेप एंड साइज के बारे में। सजीवों की कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं में मतलब सजीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक पाई जा सकती है, एक से अधिक पाई जाती है और सभी का आकार भिन्न भिन्न होता है। मतलब कोशिकाओं के आकार में विविधता पाई जाती है। जैसे आकृति सेम नहीं रहेगी सबकी, किसी की अलग हो सकती है, किसी गोलाकार, घनाकार, स्तंभाकार, ऐसे अनेक प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। अधिकतर कैसी होती है? पर अपनी गोलाकार पाई जाती हैं। किसी किसी में अपनी कोशिका के शंख के आकार की भी पाई जाती हैं या लंबी नोकदार भी पाई जाती हैं। ठीक है, अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती हैं? अपनी गोलाकार और अति सूक्ष्म। अधिकतर कोशिकाएं कैसी होंगी? अपनी गोलाकार और अति सूक्ष्म। इनको अपन किसकी सहायता? सूक्ष्मदर्शी की सहायता दे सकते हैं। इसको आसानी से अपन ऐसे देख नहीं सकते। इनकी आकृति क्योंकि अति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्मतम कोशिका की आकृति कितनी रहेगी? 0.1 माइक्रोन के लगभग रहेगी अपनी आकृति। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग के अंडा है, उसमें कोशिका सबसे बड़ी होती है 170 mm। इसको अपन बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते, मतलब इसको आसानी से अपन देखा जा सकता है। 0.1 माइक्रोन सबसे सूक्ष्म है, इनको अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अंडे देते हैं उनके अंडों में जो पीला पीला पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन पीतक या प्योर बोलते हैं, वो भी सूक्ष्म कोशिका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। कोशिका सिद्धांत। अब अपन जानते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया? और कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में अपन जानते हैं। 1838 में एक वैज्ञानिक हुए एमजे स्लाइडेन और 1939 में थियोडर स्वान। एमजी स्लाइडेन कौन थे? वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 1838 में एमजी स्लाइडेन वैज्ञानिक थे, वो थे वनस्पति वैज्ञानिक। एक और वैज्ञानिक हुए जंतु, 1839 में स्वान। दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया
प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। सेकंड बताया कि प्रत्येक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक कोशिका वो एक कोशिकीय और जिनमें एक से अधिक वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका से ही बना होता है, मतलब कोशिका उसकी आधारभूत संरचना की इकाई। लेकिन बाद में और खोजों से अपन को पता चला कि यह इसका एक अपवाद भी है। जैसे अपवाद क्या है इसका? वायरस, विषाणु। विषाणु में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। कोशिका नहीं पाई जाती। इसके बाद कोशिका सिद्धांत की मान्यता खत्म हुई, मतलब कोशिका सिद्धांत को सिद्धांत नहीं माना जाता है। कोशिका सिद्धांत एक फैक्ट हो गया कि जीवों अधिकतर जीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन वायरस के मिलने के बाद इसको अपन ने सिद्धांत से हटा दिया, इसको सिर्फ एक फैक्ट माना गया। वायरस में क्या कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। एक ऐसा होता है संक्रामक होता है, अगर निर्जीव अवस्था में जब निर्जीव अवस्था में रहता है तो यह नहीं फैलता है कहीं, ऐसे इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, कोशिका के टाइप के बारे में जानते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं, थोड़ा नॉर्मली बता दिया था। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, वो क्या है अपने प्रोकैरियोटिक। और जिनमें स्पष्ट केंद्रक मतलब केंद्रक के बाद दोहरी झिल्ली पाई जाती आवरण के रूप में, उन्हें अपन ने यूकैरियोटिक बोला था। अब इनके बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? जिनका साइज छोटा होता है, मतलब सूक्ष्म आकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। इनका साइज कितना होगा या आकार कहेंगे 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, मतलब इनको अपन बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है। जीवधारी के शरीर में सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं आएंगी? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद कौन सी बनेगी? यूके। प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, या कैसे केंद्रक का अभाव होता है, या फिर केंद्रक और जीवद्रव आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवाणु इसका बेस्ट उदाहरण है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र जो राइबोसोम के कारण राइबोसोम के क्षेत्र में होते हैं। डीएनए द्वारा जो गुणसूत्र होते हैं वो राइबोसोम में होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोशिका द्रव्य भी इनमें पाया जाता है, लेकिन अलग अलग, इनमें अंतर नहीं होता। कोशिका द्रव्य और केंद्र एक दूसरे में बड़े मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य जिस विशेष क्षेत्र में पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहाँ? अब इनमें बीच में संपर्क क्षेत्र में कोई लेयर नहीं है, तो ये क्या मिक्स हो जाएंगे, मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन कहाँ न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं, जो सब किसमें? केंद्रक में अपने मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित। इनका आकार भी प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा बड़ा होता है। सभी पौधे जंतु इनके अंतर्गत आते हैं। विकसित के दोनों ओर इनके केंद्रक, जो केंद्रक होता है, इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक, और इसके दोनों तरफ क्या? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसा हमने कल बताया था कि इसमें आवरण स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, उसके बाद अपनी झिल्ली लगी होती है। ठीक है, और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन इसके एग्जाम्पल बात कर ले। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? वायरस, बैक्टीरिया, नीले हरे शहद, ये सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ कोशिका के प्रकार अपने हो गए। अपन अपने लेक्चर को अब आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर आपको और कोशिका के बारे में डिटेल दी जाएगी, कोशिका के प्रकार के आगे बताया जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।